हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है। आप और जो केमिस्ट्री का टाइमिंग है वो 11, 10 से लेकर के 12 तक से अब तक हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे। और पता है इसमें कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ा था, और प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ने के बाद अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑलवेज बी स्टडीड अबाउट द फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज डेंसिटी, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये जो 5 हमने आपके टाइप्स बताए हैं, या 5 जो आपने प्रॉपर्टीज देखा है, वो कौन कौन से? पहला जो प्रॉपर्टीज है वो आपका फिजिकल स्टेट हो जाता है, कलर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। इसके बारे में स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड के। दूसरा हमारे पास जो होता है वो डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। डेंसिटी या आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एक्सेट्रा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें भी जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या होती है? फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। ओके, यानी कहने का मतलब किस अवस्था में पाए जाते हैं, उसका कलर कैसा होता है और ऑर्डर कैसा होता है, गंध कैसी होती है, इसमें इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है, इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा। पहला जो आपके पास ईथर का मेंबर होता है, डाइमेथिल ईथर एंड एथिल मेथिल ईथर आर कलरलेस गैस। पहला आपके पास क्या होता है? पहले इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर एंड एथिल मेथिल ईथर आर कलरलेस गैसेस। ओके, ये कैसा होना चाहिए? कलरलेस गैसेस होनी चाहिए। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी सामान्य ताप पर जो हमारा डाइमेथिल ईथर होता है और एथिल मेथिल ईथर होता है, ये कलरलेस गैस होते हैं। यदि कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा जो अदर ईथर्स हमारे पास है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विद प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इथेरियल ऑर्डर। अदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अदर ईथर्स आर कलरलेस प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इथेरियल ऑर्डर। प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इथेरियल ऑर्डर। ओके, ये दो हमारे पास याद रखना होगा, डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर। ये हमारे पास किसमें होंगे? कलरलेस गैसियस स्टेट में होंगे। जबकि इसके अलावा जो अदर हमारे पास ईथर्स है वो किसमें होंगे? कलरलेस तो होंगे, प्लीजेंट और कैरेक्टरिस्टिक इथेरियल ऑर्डर होंगे, और ये लिक्विड स्टेट में होंगे। कैसे होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। ध्यान रखिएगा, अदर ईथर्स आर लिक्विड स्टेट, कलरलेस, प्लीजेंट, कैरेक्टरिस्टिक, इथेरियल ऑर्डर, और चाहे लास्ट में आप लिख दीजिए कि वो लिक्विड स्टेट में होंगे। इस तरीके से अगर इतनी सी बात पढ़ लेते तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेंसिटी। यानी किसी भी कंपाउंड को जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, यानी वो लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, या
सॉलिड स्टेट में ये जानना होता है वो किस टाइप का स्मेल देता है, यानी कहने का मतलब ऑर्डर कैसा होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। गंध किस तरीके से होता है, प्लीजेंट स्मेल आपने यहाँ पे लिख रखा, या प्लीजेंट ऑर्डर आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर लिख दिया। इथेरियल ऑर्डर एक अलग टाइप का गंध होता है, ओके, इथेरियल ऑर्डर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट लिक्विड स्टेट में होता है, ये बात भी हमने जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें इंक्लूड करें डेंसिटी को, किसको इंक्लूड करें, डेंसिटी को इंक्लूड करें। कितने को रेट करते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व कैसा होता है ये बात हमें जानना है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी, ओके, डेंसिटी यानी कैसे होंगी, तो विद द इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इज इंक्रीज, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आपके अवभार बढ़ता चला जाता है ईथर का, वैसे वैसे घनत्व बढ़ती चली जाती है। बट द डेंसिटीज ऑफ द ईथर्स आर लेसर देन दैट ऑफ वाटर, यानी इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो वाटर से कम होता है। वन से हमेशा कम आएगी इसकी डेंसिटी, कुछ भी हो, चाहे कोई भी ईथर आपने ले लिया, उसका जो घनत्व होगा वो हमेशा वन से कम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसका घनत्व बढ़ता चला जाता है, क्लियर। बट द डेंसिटी ऑफ ईथर आर ऑलवेज लेसर देन वन। इसकी जो डेंसिटी होगी वो हमेशा एक से कम होगी, यानी ईथर का जो घनत्व पाया गया है वो हमेशा एक से कम पाया गया है। दैट इज द डेंसिटी ऑफ ईथर आर लेस देन वाटर। कहने का मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, हमेशा एक से कम है। इसीलिए ईथर की अगर डेंसिटी है, घनत्व अगर कंपेयर किया जाए वाटर से, तो हमेशा वाटर से इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ईथर की, कोई भी ईथर। लेकिन ईथर की डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन जितना भी बढ़े वो हमेशा वन से कम ही होता है, वन से कम होता है। इसका मतलब वाटर से भी इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्लियर। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें इंक्रीज कर रीड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, क्लियर। इतने को रीड करें, नोट्स इसी को देखते हुए प्रिपेयर करिएगा। हिंदी में भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम इतना जानते हैं कि जो ईथर्स होता है, अल्कोहल्स होता है, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक ईथर। जो आपके अल्कोहल्स होते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से ईथर से ज्यादा होता है। वाई, एक कंडीशन इसमें आता है, क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, या क्वेश्चन आपके पास बनता है, हमेशा दिया होता है। मान लेते हैं कि एक आपके पास दे दिया गया C2H5O and C2H5, ये कंडीशन दे दिया। डाइइथाइल ईथर इस तरीके से दे दिया गया, या C4H9 और फिर OH इस तरीके से आपके पास दे दिया गया। C4 नहीं, C4H11 कर देते, 4 गुना 8, 5 गुना 10, 9, ओके। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये आपके पास ब्यूटेनॉल है और डाइइथाइल ईथर, बोथ है आइसोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या है, ये आइसोमर्स है। अब इनके और इनमें अगर हम देखते हैं तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। क्यों, या हम लिखते हैं
CH3OCH3 कुछ ऐसे कंडीशन लिखते और C2H5OH इस तरीके से लिखते। अच्छे से देखना, यहाँ पे एथिल अल्कोहल, यहाँ पे डाइमेथिल ईथर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समायोजी है, आइसोमर्स है। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथिल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डाइमेथिल ईथर। व्हाई? क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको देना है, कैसे देना है ये बात समझिए। द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि ईथर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द alcohol molecules, the boiling point of alcohol molecule is greater than that of isomeric ether। यानी कहने का मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल अगर आपने बनाया, अल्कोहल का फार्मूला आपने ड्राइव किया और अल्कोहल ठीक है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेरिजन टू ईथर जो आपने आइसोमर्स बना रखा है उसके कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि ईथर मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं करता है। ईथर मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर का होता है, बट polarity is not affected in the boiling point because in ether molecule the polarity is very less। ईथर मॉलिक्यूल पोलर तो होता है, पोलर होने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होनी चाहिए, लेकिन ईथर मॉलिक्यूल्स में जो पोलरिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर बहुत कम होती है तो वो पोलरिटी, वो ध्रुवीयता कभी भी उसकी बॉइलिंग पॉइंट में अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। आपसे पूछा जा सकता है ईथर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है कार्बन के साथ बॉन्डेड है, डेफिनेटली पोलर नेचर का होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स की भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, बट in case of ethers the polarity is very less, due to this the molecules not attract to each other very closely, so the polarity not affect in boiling point of ether के boiling point को वो affect नहीं करता है। इसी वजह से अल्कोहल की आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन टू ये। क्लियर? इतनी सी बात अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते। दूसरी कंडीशन हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास और लास्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देगा तो हमेशा क्या देगा, अल्कोहल और ईथर में कंपैरिजन करने के लिए देगा। कंपैरिजन कैसे करना है मैंने बता दिया। अल्कोहल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ईथर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से। ठीक है, एक लाइन का आपके पास जवाब होनी चाहिए। क्लियर? अगर इतनी सी बात हम पढ़ लेते तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? सॉल्युबिलिटी के बारे में कैसे डिस्कशन करेंगे ये बात समझिए। क्लियर? नेक्स्ट इज हमारे पास सॉल्युबिलिटी। ओके सॉरी, सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी विलेयता। ठीक है, विलय कैसे, विलेयता यानी कि कितने विलय कितने विलय नहीं है। ओके, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। बस स्मॉलर ईथर्स, जो स्मॉलर ईथर्स है, पहले के एक दो ईथर्स जो आपके मॉलिक्यूल्स है, स्टार्टिंग से डाइमेथिल ईथर, ये सब आपके पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल है इन वाटर में, बट as the molecular mass increases solubility decreases। लेकिन जैसे जैसे molecular mass बढ़ता जाता है ईथर का, वैसे वैसे solubility डिक्रीज होती चली जाती है वाटर में। क्यों ऐसा होता है, और क्यों आपके जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व है, क्यों डिजॉल्व है, क्यों बिगड़े हैं, इस बात को जानने के लिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपके जो ईथर मॉलिक्यूल्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो हमने ऊपर बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन ईथर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन ईथर मॉलिक्यूल वाटर के साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक
ईथर मालिक्यूल एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि ईथर मालिक्यूल, दो ईथर मालिक्यूल एक वाटर मालिक्यूल के साथ में कैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। अगर ईथर की बात देखते तो ईथर हमारा ROR ये कंडीशन होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शेयर कर रखा है। दो मालिक्यूल एक वाटर मालिक्यूल के साथ में कैसे बॉन्डेड होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। सपोज ये हमारा वाटर मालिक्यूल है, ऐसे आपने देखा, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बात हम जानते हैं, नहीं भी दिखाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को काउंट नहीं करना है ना कुछ, हमें सिर्फ दिखाना हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो हमारे पास ये कंडीशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं आर आपने लिखा और ये आपने ऑक्सीजन लिख रखा, ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ से भी लिखते हैं ऑक्सीजन और फिर एल्किल ग्रुप और फिर एल्किल ग्रुप, इस तरीके से लिखते हैं। हमें पता है इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये कंडीशन होंगे। इसके बीच में आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से जो आपके स्मॉलर, आपके पास जो स्मॉलर ईथर है वो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, जबकि हायर नहीं होता। हायर क्यों नहीं होता है, अब बात यहाँ आती है, बिकॉज these alkyl groups are hydrophobic in nature, hydrophobic in nature। हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हेटिंग, क्या होता है, वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग मतलब वाटर को ये हेट करता है। क्यों, जैसे जैसे आपका एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा, ये वाटर को हेट करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, और वाटर को हेट करने की जो कैपेसिटी है अगर वो इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये वीक करेगा। एज द alkyl group is increases, the hydrophobic nature also increases due to the hydrogen bonding is weaker। या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपका है वो क्या होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा वीक होता चला जाता है, या हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस एज द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, the hydrophobic nature also increases, that is the extent of hydrogen bonding also decreases। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप हमारा इंक्रीज करता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर भी बढ़ेगा। हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो आपने यहाँ वाटर के साथ बना रखा है, ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए कहा जाता है एज द मॉलिक्यूलर मास of ether increases, the solubility decreases in water। वाटर में इसकी solubility क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। तो ये soluble किसमें होगा, तो ये soluble होगा organic solvent like benzene, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CH3L3 ETC, ठीक है, ये किसमें आपके डिजॉल्व होंगे, बेंजीन में डिजॉल्व होंगे, CCl4 में डिजॉल्व होंगे, और आपके क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व होंगे, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपके वाटर में जो लोअर मॉलिक्यूल है वो डिजॉल्व है, हायर मॉलिक्यूल डिजॉल्व नहीं है। फाइव में सभी पॉइंट समझ में आ गया। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर की बात देखते हैं तो दो कंडीशन CH3OCH3, ये कंडीशन देख, CH3OC2H5, ये आपके क्या होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर से ये कंडीशन,
इसके अलावा जितने भी ईथर्स हैं वो आपके क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। प्लीजेंट ऑर्डर होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्डर होगा जिसे इथेरियल ऑर्डर के नाम से जानेंगे। इसके अलावा जितने भी होंगे, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसकी डेंसिटी हमेशा 1 से कम होती है, इसलिए वाटर से भी कम मानी जाती है, पाया गया है। बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात करेंगे तो हमेशा हम कंपैरिजन करेंगे अल्कोहल से, किसी अल्कोहल का ईथर एक दूसरे के आइसोमर से समायोगी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप वन इज कॉल्ड ईथर एंड वन इज कॉल्ड अल्कोहल, एक को ईथर बोला गया एक को अल्कोहल बोला गया, ये चीज आप जानते हैं। जिसके वजह से अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि आपकी ईथर ऐसा नहीं करता है। जबकि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो लोअर जो आपके ईथर्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे वाटर के साथ में, क्यों, क्योंकि वाटर के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हायर मॉलिक्यूल्स नहीं सॉल्युबल होगा, क्यों नहीं सॉल्युबल होगा, इसलिए नहीं सॉल्युबल होगा क्योंकि जैसे जैसे अल्किल ग्रुप हमारा इंक्रीज कर जाता है हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ही होता है वाटर हेटिंग, वाटर को हेट करने वाला, वाटर को रिपेल करने वाला होता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा तो ये जो बॉन्ड आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए डिजॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ये किसमें सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके कौन से हो सकते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, CCl4 हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसमें जितने भी टॉपिक है अगर एक बार आप रीड करेंगे, पेन कॉपी उठाएंगे और लिखते रहेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली जब भी आप हेडफोन लगा करके वीडियो को सुनिए तो उस समय आपके पास पेन कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप सुनते रहेंगे, चीजों को लिखते रहेंगे, और एक बार आप रिवाइज करिए, डेफिनेटली आप बहुत बहुत बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? तो आई होप चीजें समझ में आ रहा है, और इसमें जहाँ पे भी डाउट होगी उस पॉइंट को आप लिख रखिएगा, फिर आप अभी इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आगे से उसको देख लूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।